पॉपुलेशन इकोलॉजी का ये 6th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में डिटेल स्टडी किया था। आज उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि कितने देर में किसी भी एरिया में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से ही हम लोग रिलेटेड टॉपिक को देख रहे हैं। मान लो कि एक एरिया है 10 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब यहां पर अगर हम कहें कि हर दिन, प्रत्येक दिन 100 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर आ रहे हैं और इस जगह का कैरिंग कैपेसिटी जो है मैक्सिमम वो 1000 है, तो 10 दिनों में ये पूरी तरह से भर जाएगा। सीधी बात है, ऐसा सिंपल मैथमेटिक्स है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक दिन में लोग आ रहे हैं, 10 किलोमीटर स्क्वायर है, 10 दिन में लोग 1000 हो जाएंगे। मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी एकदम सामान्य एक डिटेलमेंट है। और हम सब जो फॉर्मूला पढ़े थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वह था dn by dt is equal to rn, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या चेंज इन पॉपुलेशन is equal to बायोटिक पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस इनटू पॉपुलेशन साइज, कितने लोग, है ना। ये दोनों वेरिएबल है, ये भी क्या है, वेरिएबल है, ये भी बदलता रहता है। ये भी क्या है, वेरिएबल है, ये भी बदलता रहता है। अब जैसे देखो आर के बारे में अगर हम कहें, क्योंकि सब चीजें बड़ी कैलकुलेटिव तरीके से समझ में आनी चाहिए। अगर इंट्रिंसिक कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, दैट इज बायोटिक पोटेंशियल, अगर आर के बारे में कहें, हम एक एनिमल लें, ये हमारा एक एनिमल है और एक हमारा ये एनिमल है। इसका जो आर वैल्यू है वो हाई है, इसका जो आर वैल्यू है वो लो है या लेस। अर्थात कि ये 100 एग्स पर डे दे सकता है, जबकि ये 1 एग ही पर डे दे सकता है। हम लोग क्या कहेंगे कि इंट्रिंसिक कैपेसिटी इस एनिमल का, जिसका नाम ए है और एक जिसका नाम एक्स है, दोनों अलग अलग है। हाई इंट्रिंसिक, हाई आर वैल्यू, लो आर वैल्यू। अब जब डबलिंग टाइम का मतलब होगा तो आप सभी समझिए कि ये एरिया है, एक ये भी एरिया है, दोनों एक ही तरह का 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया हमारा मान लेते हैं। अब यहां जो आर है वो है ए एनिमल का, यहां जो आर की स्टडी हो रही है वो है एक्स एनिमल का। तो ये एरिया जो है वो रैपिडली फिल्ड अप हो जाएगा। क्यों रैपिडली फिल्ड अप हो जाएगा? क्योंकि इसका जो आर वैल्यू है वो है 100 एग्स पर डे। तो ये 10 दिनों हमने अगर उसमें कहे तो ये 10 डेज में हो जाएगा, बशर्ते कि इसमें इसका जो के वैल्यू है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी है, 1000 ही होना चाहिए। सभी अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो 10 दिन में ये पूरा भर देगा। अब जो एक्स एनिमल है उसका 1 एग पर डे है और इसका भी कैरिंग कैपेसिटी इस एरिया का भी क्या है, 1000 है। अगर ऐसे कहें तब तो साहब 1000 दिन लगेगा, 1000 डेज में जाके कहीं ये पूरा हो पाएगा? कहां 10 दिन में ये भर रहा था जगह, कैरिंग कैपेसिटी जितनी थी, कहां 1000 दिनों तक ये काम होगा तभी जाके भरेगा। इसका मतलब है जिसका आर वैल्यू जितना हाई होगा वह जगह उतना ही जल्दी से जल्दी भर दिया जाएगा पॉपुलेशन से, वहां रैपिड फिलअप होगा जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी, जो उसकी क्षमता है उस आधार।
ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आर को भी कंपेयर कर रहे हैं। अब उसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चार्ट में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, एन टी इजकल एन नॉट ई आर टी, जहां एन टी जो है वो है पॉपुलेशन साइज आफ्टर टाइम टी, ये बता दिए थे। पॉपुलेशन टाइम एट द टाइम, पॉपुलेशन साइज एट द टाइम 0। ई जो है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। आर और टी ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों बदलता है। ए का आर वैल्यू बहुत ज्यादा था, एक्स का बहुत कम था। टी भी जो है टाइम अभी 1 सेकेंड है, अगला 2 सेकेंड है, तो बदलते रहे। हाँ? इसमें हम लोगों ने एक एंड फॉर्मूला देखा था, ये प्रीवियस लेक्चर में है इसलिए मैं इसको बहुत अभी डिटेल नहीं करूंगा। एन टी माइनस लॉग एन नॉट इजकल टू आर टी, ये आर और टी दोनों वेरिएबल है। यहां तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिटेलमेंट किया था। अब जब बात आती है कि हमें कैलकुलेट करना है डबलिंग टाइम, कितने देर में पूरा पॉपुलेशन जो है वह डबल हो जाएगा। हमारा जो टॉपिक है उसका सवाल क्या है कि हाउ लॉन्ग द प्रेजेंट पॉपुलेशन मेरे साथ कलम चलाते रहेंगे, will take to double from its present size, अब सोचिए ये सब जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन किसी भी जगह के लिए कितना जरूरी है। मान लो हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जिला प्रशासन अगर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिटरमाइन कर ले कि कितनी देर में यहाँ की जो जनसंख्या होगी वो डबल हो जाएगी, तो उसी आधार पर वो सारी व्यवस्थाएं कर सकता है। डॉक्टर की व्यवस्था कर सकता है, रहने की व्यवस्था, खाने पीने, है ना, अन्य जो फंक्शन है। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझना बहुत जरूरी है। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए फॉर्मूला में एक चीज को ऐड किया गया, और वो देखिए, टोटल पॉपुलेशन एट आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन एट द टाइम 0 एक्सपोनेंशियल आर टी, और इसमें लगाया गया डी। अब ये जो है टी डी है, ये एक वैल्यू है, मतलब एक आर है, पहले क्या था, सिर्फ टी था। अब उस टी को थोड़ा सा मतलब ये किया गया, एक्सप्लेन किया गया, और उसको बोल दिया गया नहीं ये टी डी हम कहेंगे। ये टी डी, यहाँ डी किसके लिए स्टैंड करता है, टी स्टैंड फॉर टाइम और डी स्टैंड फॉर डबलिंग। मतलब अब हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, ये टी डी हमारा क्या बताना चाह रहा है, डबलिंग टाइम, कितने समय में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। तो बस वही फॉर्मूला है, बस टी के साथ हमने डी जोड़ दिया ताकि हम डबलिंग टाइम को एक्सप्लेन करें। अब जो हमारा फॉर्मूला है वह है कि जो टोटल पॉपुलेशन है आफ्टर टाइम टी, वो क्या हो जाना चाहिए, डबल टू द इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, ये सब मैथमेटिकल हम देखते हैं, विद्यार्थी लोग, बायोलॉजी का विद्यार्थी, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाता है ना, तो वो उसको छोड़ देता है, जबकि आसान है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है पॉपुलेशन साइज, इसलिए मैंने कहा फॉर्मूला को कभी फॉर्मूला मत पढ़ो, हमेशा उसका मीनिंग में पढ़ो। पॉपुलेशन साइज एट आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद पॉपुलेशन साइज क्या हो जाना चाहिए, डबल टू द पॉपुलेशन साइज एट टाइम 0 मतलब जहां से शुरू करते हैं। तो अभी ये जो है, ये क्या बता रहा है कि भाई कब ये पॉपुलेशन का साइज डबल हो जाएगा। तो इसको, इस फॉर्मूला को लिखा गया कि एन टी इक्वल टू 2n। ठीक है, अब हम मान गए। अब हमारा फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, एन टी
मतलब पॉपुलेशन साइज आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज एट द टाइम 0 एक्सपोनेंशियल r डबलिंग टाइम। ठीक है ना? बल्कि हम तो ऐसे कहेंगे, इस d को इस t के साथ छोटा सा नीचे लिखते हैं, डबलिंग टाइम। अब चूंकि nt इक्वल टू 2no है, तो हम लोग लिख दिए यहां पर 2no इक्वल टू population size at the time 0 exponential rate of biotic potential into doubling time। अब ये इससे कट गया, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि ERTD डबलिंग टाइम, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल टू बायोटिक पोटेंशियल इनटू डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 2। फिर ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो हम क्या ले रहे हैं? एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदम में ले रहे हैं। तो अगर इसको लॉग में ले लें इस साइड में, तो क्या होगा? आर टी डी इक्वल टू लॉगरिदम में 2, लॉग वैल्यू 2। इसको हम लोग इस साइड लाए तो लॉगरिदम लिख दिए। ठीक है, अब आर इंटू डबलिंग टाइम इक्वल टू लॉग 2। तो अगर सिर्फ डबलिंग टाइम लिखें टी डी, तो क्या हो जाएगा? लॉग 2 बाय, सॉरी ये आर हो जाएगा, लॉग 2 बाय आर। ये हमारा हो गया डबलिंग टाइम का फॉर्मूला। अब कई बार क्वेश्चन में हम आपसे चर्चा भी करेंगे, आप देखेंगे कि सिर्फ फॉर्मूला स्टेटमेंट पर सेट करके पूछ लिया कि भाई बताओ बाबू, ये बतवा समझ में आता है? और फॉर्मूला डिराइव करना, आराम से समझना, ये बहुत जरूरी होता है सभी विद्यार्थियों के लिए। अब है वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो कि सबसे सामान्य है। कौन? एक्सपोनेंशियल तो कभी कभार होता है, कभी मेला थोड़ी हर दिन लगा हुआ रहता है। किसी भी जगह की खासियत होती है। अगर यह एरिया है 10 किलोमीटर स्क्वायर का, यह एरिया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस एरिया को अफेक्ट करता है। सबसे पहला हमें क्या देखना चाहिए इस एरिया में? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या हो गया? किस प्रकार का एरिया है ये? डेजर्ट है क्या? या फॉरेस्ट है क्या? ग्रासलैंड है क्या? माउंटेन है क्या? ठीक है, स्प्रिंग है क्या? अब जितने भी ऐसे होते हैं सब, मतलब हमको टोपोग्राफी पता करना भाई किस एरिया का है। सेकेंड, जो दो महत्वपूर्ण रिसोर्सेस हैं वो यहां है कि नहीं? रिसोर्सेस लाइक फूड एंड वाटर। जीवन जीने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स यही है। तीसरा, हमें इस एरिया के बारे में पता करना है कि इसका कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना तक ये रख सकता है। नहीं, मान लो किसी को शादी करना है और 1000 मेहमान आने वाले हैं, तो वह उस मैरिज हॉल को बुक करता है जहां पर 1000 लोग आराम से अकोमोडेट हो जाए। अगर वो छोटा सा मैरिज हॉल में चला जाएगा तो खाने का प्लेट किसी के माथे पर, किसी के कमर पर, किसी के जहां तहां गिरते रहेगा। सो कैरिंग कैपेसिटी हमारा क्या है? और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि यहाँ इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस क्या है। इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। क्यों? किस प्रकार के वहां चैलेंजेस हैं, नहीं है, क्या है? ठीक है, इसको हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर है वो है इंट्रिंसिक, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। इंट्रिंसिक कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, दैट इज आर। ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। मैं कई बार जब भी मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की चर्चा करता हूं, मैं कहता हूं कि विद्यार्थियों को पहले सामान्य बातों की जानकारी होनी चाहिए कि पॉपुलेशन इकोलॉजी का क्या है भाई बेसिक्स, यह एरिया कैसा है, टोपोग्राफी,
यहाँ फूड वाटर का क्या रिसोर्स है, ठीक है। तीसरा, कितनी कैपेसिटी में है यहाँ पर चीजें अवेलेबल, कितने लोग रह सकते हैं। चौथा, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस क्या है, कौन कौन सी ताकतें हैं। और तीसरा, जो एनिमल या प्लांट या माइक्रोब है उसके रिप्रोडक्शन का क्या रेट है। इसमें कैरिंग कैपेसिटी जो है ये बड़ा क्रिटिकल है। कैसे कि कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, कैरिंग कैपेसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। रिसोर्सेस, टोपोग्राफी, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, ये 3 फैक्टर पर, ठीक है। पहला, दैट इज टोपोग्राफी। सेकेंड, रिसोर्सेस। तीसरा, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, ठीक है। ये रेसिस्टेंस कई रूप में हो सकता है, फ्लड हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, प्रीडेटर हो सकता है। ये सब चीजें जरूर जानना चाहिए। प्रीडेटर भी हमारा क्या है भाई, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस है। प्रीडेटर, पैरासाइट, ये भी है। क्लाइमेटिक कंडीशन, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्लाइमेटिक, ये सारे इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस है। इन तीनों पर क्या डिपेंड करता है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी जो फाइनल इन्हीं तीनों पर डिपेंड करता है। कैसे? तो जो सबसे पहला 2 फैक्टर है वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कैरिंग कैपेसिटी के लिए। लाइक टोपोग्राफी, किस तरह का इलाका है। पहाड़ी इलाका होगा, कम लोग रहेंगे। क्यों कम लोग रहेंगे? क्योंकि रिसोर्सेस कम। वहां क्या ज्यादा है, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस ज्यादा। तो तीनों डिपेंड करने का मतलब क्या है, तीनों का हमें समझना होगा विषय वस्तु को। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी, मतलब क्या है, उतने जो है लोग कम रहेंगे, ठीक है। एक रोटी को 10 आदमी को खाना है तो 10 टुकड़े होने चाहिए, लेकिन अगर एक टुकड़ा एक ही व्यक्ति को मिलना चाहिए तो 9 लोग को एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो वर्ल्ड होस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ बना, ग्रोथ कर्व बना, जिसे हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को हम लोग कई बार बना चुके हैं, जो क्लास 9th में ही जब पहले बार इंट्रोड्यूस किया था, इस तरह के ग्राफ की चर्चा की जाती है। तो एक्स पर क्या है, हम हमेशा बोलते हैं पहले एक्स वाई पढ़ना चाहिए, टाइम टी। वाई एक्सिस पर क्या है, पॉपुलेशन साइज। ये क्या है, ये जो हम ऐसे खींच रहे हैं, ये है कैरिंग कैपेसिटी। के कैरिंग कैपेसिटी कितना कैरी कर सकता है। स्पष्ट कहता है कि कभी भी एब्सोल्यूट कैरिंग कैपेसिटी के लिए एनिमल नहीं रहते हैं। कभी भी 100% कैरिंग कैपेसिटी, मतलब अगर 1000 लोग रहना है तो 1000 लोग रहेंगे, ऐसा नहीं संभव है। ये जो होता है सिग्मोइडल होता है। ये जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सिग्मोइडल होता है। स्लो, फिर एक्सपोनेंशियल, और फिर, ठीक है। कोई भी 0 से शुरू नहीं हो सकता है। पॉपुलेशन जो शुरू है यहां पर, इस जगह तक इसका स्लो डेवलपमेंट है, लेकिन इस जगह तक देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल, इतना ही समय में क्या हो रहा है, ये कई गुना बढ़ जा रहा है। कैसे? मान लो कि ये 10 है, ठीक है, ये 1000 है, और मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 2000 है, ऐसे मान के चले। तो आप देखें कि ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है, ये टाइम 3 है, ये टाइम 4 है, ऐसे करके। तो 0 से 1 में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 10। लेकिन 1 से 2 टाइम के में ये कितना गुना बढ़ गया, 1000। तो साहब बहुत ह्यूज। 2 से 3 में अगर जाएंगे, 2 से 3 में अगर जाते हैं तो ये पहुंच गया ग्राफ, हम लोग मान के चलें कि ये हो गया 1400। सो यही चीज समझने की जरूरत होती है, ठीक है। ये पहला हो गया लैग, स्लो। दूसरा हो गया एक्सपोनेंशियल, फास्ट। और फिर लॉग, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी यहां पर डिटरमाइन कर रहा है। तो साहब आप इससे ज्यादा नहीं हो सकते आप, नहीं तो क्या होगा, स्ट्रगल होगा। क्या होगा? स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस।
डार्विन ने कहा था कि जब लिमिटेड रिसोर्स हो, लिमिटेड सुविधाएं हो, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। The struggle for existence for food, resources, reproduction and other things, और फिर एक लिमिटेड नंबर में एनिमल्स होंगे। अब इस ग्राफ को न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉर्मूला डिस्कस किया गया। तो फॉर्मूला तो फिक्स है, dn by dt is equal to intrinsic rate of reproduction into population size। बट ये एक्सपोनेंशियल में पढ़े थे। यहां क्या है कि यहाँ ये k वैल्यू बहुत डिसाइसिव है। इसके साथ जुड़ गया कैरिंग कैपेसिटी माइनस पॉपुलेशन साइज बाय कैरिंग कैपेसिटी। अब ये जैसे फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया सिग्मोइडल कर्व या लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, ठीक है। सो ये कैरिंग कैपेसिटी यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या था कि वहां कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, वो तो सीधे ऐसे बढ़ता था, जुई, कैरिंग कैपेसिटी फेल, व्यवस्था फेल, कुंभ का मेला, परेशान प्रशासन, 5 करोड़ लोग आ गए, अब कहाँ रखेंगे, उतना तो है ही नहीं कुछ व्यवस्था, तो वहां कोई कैरिंग कैपेसिटी का रूल नहीं होता। लेकिन जो सामान्य ग्रोथ का टेबल है, जिसे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, वहां पर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब अगर आप इस फॉर्मूला को देख रहे हैं तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन साइज, ये पॉपुलेशन साइज पर डिपेंड करता है। अब सोचो इसके एन बाई, ये जो हमारा लिखा है कैरिंग कैपेसिटी माइनस पॉपुलेशन साइज बाय के वैल्यू, ये कितना बड़ा खिलाड़ी है। देखिए पहला पहला क्या कहता है कि मान लीजिए कि एन का वैल्यू के वैल्यू से बहुत कम है। उदाहरण सहित रहने के लिए 1000 लोग रह सकते हैं, के जो है वो 1000 लोगों के लिए, बट एन जो है वो 500 है, 500 लोग हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एन का वैल्यू के वैल्यू से कम है। खुशहाल जीवन, सब खाना पीना सब कुछ खूब पर्याप्त है। क्यों बोलते हैं बर्थ कंट्रोल होना चाहिए इन्हीं सब चीजों के लिए। अगर एन का वैल्यू के से बहुत कम है, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर द पॉपुलेशन, फॉर द पॉपुलेशन, करेक्ट। खुशहाली, हम इसको कैसे बनाएंगे, खुशहाली बनाएंगे भाई, एकदम खुशहाली है। यही केस बदल जाए, n इज ग्रेटर देन के। अब यहां क्या हो रहा है कि के है 1000 लोगों को रहने का और ठहरने आ गए 10,000 लोग, बाप रे बाप। तो रिसोर्सेस खत्म, रिसोर्सेस खत्म, स्ट्रगल, मार पीट खून खराबा जो देखते ही होंगे आप लोग, दुनिया भर में चल रहा है। और ये जो है इस तरह का कंडीशन कहां पर होता है, इस तरह कंडीशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। देखिए ना, 1000 की जगह 10,000 लोग आ गए, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। अर्थात dn बाई dt, पॉपुलेशन साइज का चेंज, रेट ऑफ पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैपेसिटी टू इंक्रीज इनटू पॉपुलेशन, इसके लिए होता है। अगर ये मान लो कि जैसे कुंभ का मेला है, 10,000 लोग आ गए और 7 दिन में वापस चले गए, तो लोग 7 दिन तक जैसे तैसे मैनेज कर लेता है, चलो। लेकिन अगर ये 10,000 लोग नहीं, अब हम जन्म जन्म यही रहेंगे, हमारा खर खानदान सब यही रहेगा, तो फिर स्ट्रगल। और इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब जो आपस में लड़ेगा मरेगा, युद्ध क्यों होता था, इसी के लिए होता था। तो ये हो गया। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा कंडीशन कहता है जो कि बहुत ही आइडियल कंडीशन है, ये कहता है कि व्हेन k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, या ऐसे इससे वो नहीं, इसको और सुंदर से लिखते हैं, ठीक है ना।
when k minus n by k is equal to 1, टोटल वैल्यू 1 है, तो 1 कहने का मतलब क्या हो गया कि साहब यह कंडीशन जो है व्यावहारिक रूप से बहुत संभव नहीं है, और इस कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल ही होगा। जो ग्रोथ है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ही है। बोलेंगे सर कैसे इसका एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, कैसे हो गया, रख दे फॉर्मूला में ना, dn by dt is equal to rn k minus n by k। बोला ये पूरा डेटा 1 है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, rn हो गया, एक्सपोनेंशियल। अब चौथा फैक्टर देखिए, चौथा क्या कहता है भाई कि मान लो कि k इज इक्वल टू n हो जाए, k और n बराबर हो जाए, तब क्या होगा, तो फॉर्मूला में लिखते हैं हम लोग dn by dt इज इक्वल टू rn। अब k माइनस n बाय k है, ठीक है, इसने कहा k n के बराबर हो जाए, तो मतलब ये भी हम क्या एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं, अगर ये k n में बदल जाए तो n माइनस n बाय n, ये क्या हो जाएगा, 0, एक में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात dn बाय dt इज इक्वल टू 0। मतलब हम क्या कहेंगे, नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर 100 लोग हैं तो 100 ही लोग यहाँ मौजूद हैं, ना एक बढ़ रहा है ना एक घट रहा है। और जैसे ही नो ग्रोथ की बात आती है हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पॉपुलेशन। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था क्लोज्ड पॉपुलेशन एंड ओपन पॉपुलेशन के बारे में।